Hello. So this is the fourth video on this particular act, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। लास्ट का जो वीडियो था उसमें चैप्टर थर्ड के सेक्शन 8 और 9 हमने कवर करा था, प्लस सेक्शन 15 जो उसका प्रोसीजर है। आज सेक्शन 10 कवर करेंगे प्लस सेक्शन 16 जो इसका प्रोसीजर है। सेक्शन 9 में हमने पढ़ा था कि इविक्शन ऑफ द टीनेंट, मतलब टीनेंट का कब इविक्शन करवा सकता है लैंडलॉर्ड, उसका प्रीमाइसेस को रिकवर कर सकता है पोजीशन को। तो उसमें कुछ ग्राउंड दे रखे थे और वो ग्राउंड किस पे बेस्ड थे, सारे जहां पर या तो टीनेंट की कोई मिस्टेक है, टीनेंट की कोई मतलब गलती है, उनके बिहाफ पर वो रिकवर कर रहा था। पर सेक्शन 10 में क्या है, सेक्शन 10 में दे रखा है इमीडिएट पोजीशन कब वो रिकवर कर सकता है अपनी प्रीमाइसेस की। राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन इन सर्टेन केसेस, मतलब इमीडिएट पोजीशन वो कौन कौन से केसेस में ले सकता है। सेक्शन 9 में तो उसकी गलती थी, पर यहाँ पर कुछ ग्राउंड दे रखे हैं जहाँ टीनेंट की कोई गलती भी नहीं है, पर ऐसे कुछ ग्राउंड है जहां पर लैंडलॉर्ड अपनी प्रीमाइसेस की इमीडिएट पोजीशन रिकवर कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से ग्राउंड होंगे। वो पहला है मेंबर है, वो आर्मी नेवी या कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनमें वो सर्विस देता है, वो मेंबर है और वहां से वो रिटायर्ड हो गया है। तो रिटायरमेंट होने के या तो 1 साल पहले या रिटायरमेंट होने के 1 साल बाद में विद इन 1 ईयर उसको पिटिशन फाइल करनी होगी ट्रिब्यूनल के पास फॉर द इविक्शन ऑफ द टेनेंट फॉर द रिकवरी ऑफ द इमीडिएट पोजीशन, या फिर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब ये एक्ट जैसे कमेंसमेंट में आई थी उससे पहले वो तो रिटायर्ड हो चुका है, ठीक है। और वो ये जो अब उसको इसमें अब इस एक्ट में ये वाला जो ग्राउंड रख दिया है लैंडलॉर्ड को रिकवरी करने का इमीडिएट पोजीशन, तो वो इस एक्ट के आने के 1 साल के अंदर अंदर भी पिटिशन फाइल कर सकता है अपनी प्रीमाइसेस की रिकवरी के लिए। सेकंड, वो एम्प्लॉय है किसमें, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट का या कोई लोकल बॉडीज या कोई कॉरपोरेशन है जो स्टेट की कंपनीज हो गई, उनमें वो कोई एम्प्लॉय था और उसका रिटायरमेंट हो गया, वो रिटायर्ड हो गया लैंडलॉर्ड। तो रिटायर्ड होने के वही सेम, या तो रिटायर्ड होने के 1 साल पहले विद इन 1 ईयर या फिर विद इन 1 ईयर आफ्टर द रिटायरमेंट उसको एक पिटिशन फाइल करनी होगी, या फिर ये एक्ट जब आई थी कमेंसमेंट में वहां से 1 साल के अंदर अंदर उसको पिटिशन लगानी होगी। सी में आ जाइए, बिकेम ए सीनियर सिटीजन। अब वो सीनियर सिटीजन बन गया। अब सीनियर सिटीजन क्या होता है, ये हमने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में देखा था। सेक्शन 2 के एच जो क्लोज है, एच में 2H में दे रखा है सीनियर सिटीजन कौन होता है, जिसकी एज हो गई होगी 65 ईयर्स या इससे ज्यादा। अब वो सीनियर सिटीजन हो गया है तो वो पिटिशन फाइल कर सकता है। पिटिशन कब फाइल करेगा वो, पिटिशन फाइल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द लेटिंग आउट ऑफ द प्रीमाइसेस। मतलब वो सीनियर सिटीजन तो बन गया है, पर वो इस ग्राउंड पे तभी ले सकता है जब उसका जो प्रीमाइसेस उसने रेंट पे दे रखा था ना वो 3 साल हो चुके। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मान लो वो 64 ईयर्स का एज थी और उसने 64 ईयर्स में उसको प्रीमाइसेस दे दिया और उसका एग्रीमेंट बन गया 3 या 4 जो भी साल का था। अब ऐसा थोड़ा ना वो 1 साल बाद में, ये तो कंफर्म चीज़ है कि वो 1 साल बाद में सीनियर सिटीजन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो इस ग्राउंड पे वो इमीडिएट पोजीशन रिकवर कर ले, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो सीनियर सिटीजन बन जाएगा ना, उसके मतलब जिस तारीख को वो दिया है उसने प्रीमाइसेस रेंट पे, वो कम से कम 3 साल एक्सपायर हो जानी चाहिए, उसके बाद वो इस ग्राउंड पे वो रिकवरी कर सकता है इमीडिएट पोजीशन। पिटिशन फाइल आफ्टर द एक्सपायरिंग ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द लेटिंग आउट द प्रीमाइसेस। कम से कम 3 साल तो वो प्रीमाइसेस रेंट पे रहना ही चाहिए, तब जाके ये ग्राउंड पे वो रिकवरी करेगा। अब आ जाता है डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंडलॉर्ड। अब ये जो ग्राउंड है ना, जो मान लो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, टोटली डिपेंड था उस पे लैंडलॉर्ड पे, ठीक है, और वो लैंडलॉर्ड की डेथ हो गई है। अब ये सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस पे अप्लाई होगा, कमर्शियल पे अप्लाई नहीं होगा ये ग्राउंड। अब वो उसकी डेथ हो गई है कहाँ पर, वो जो लैंडलॉर्ड था वो मेंबर था किसका, आर्मी फोर्सेस का या पैरामिलिट्री फोर्सेस का मेंबर था और उसकी सर्विस के ड्यूरिंग सर्विस उसकी डेथ हो गई है। तो इस ग्राउंड पे वो रिकवरी कर सकता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उस पर डिपेंड था। इसके लिए उसको पिटिशन कब लगानी होगी, वही 1 साल के अंदर अंदर, उसकी डेथ के 1 साल के अंदर अंदर पिटिशन लगानी होगी, और या फिर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब ये एक्ट तो जब आई थी उससे पहले उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो
जब ये एक्ट कमेंसमेंट में आई उसके 1 साल के अंदर अंदर उसको पिटिशन लगानी पड़ेगी इस ग्राउंड के ऊपर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं विडो। अब लैंडलॉर्ड था, अब लैंडलॉर्ड की फिर से डेथ हो गई इसमें, तो उसकी विडो, ये भी सिर्फ रेजिडेंशियल पे अप्लाई होगा। मतलब जब विडो या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लैंडलॉर्ड के अलावा कोई और भी क्लेम कर रहा है तो वो सिर्फ रेजिडेंशियल पे अप्लाई होगा, ये आप दिमाग में रखना। बाकी तो दोनों कमर्शियल पे भी अप्लाई हो रहे हैं। अब विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसकी जो हस्बैंड की डेथ हुई थी उसके 1 साल के अंदर अंदर वो इस ग्राउंड पे रिकवरी कर सकती है अपने रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस की इमीडिएट पोजीशन। अब सेकंड इसका जाइए सबसेक्शन 2, लेट आउट मोर देन 1 प्रीमाइसेस। अब ये क्या बात करता है कि मान लो जो लैंडलॉर्ड था उसके पास बहुत सारे घर है, ठीक है, और उसने बहुत सारे घर किराए पे दे रखे, लेट आउट द मोर देन 1 प्रीमाइसेस। अब ये क्या बोलता है कि पिटिशन मेंटेनेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 रेंटेड प्रीमाइसेस ओनली। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि आप जो इमीडिएट पोजीशन रिकवर कर रहे हो ना इनमें से किसी भी ग्राउंड पे, वो सिर्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 रेंटेड प्रीमाइसेस, आप सिर्फ एक रेंटेड प्रीमाइसेस के लिए कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे रेंट पे दे रखे और आप सबके लिए ये चीज़ क्लेम कर रहे हो, सबकी आपको इमीडिएट पोजीशन चाहिए, नहीं होगा। सिर्फ एक, आप उनमें से कोई एक चूज कर लो। इन ग्राउंड में से आप सिर्फ एक प्रीमाइसेस की रिकवरी कर सकते हो। और दूसरी कंडीशन क्या होगी इसमें, ये तभी मेंटेनेबल होगा जब पिटिशनर इज नॉट रिजाइडिंग इन हिज ओन प्रीमाइसेस इन द सेम म्युनिसिपल एरिया। मतलब जिस म्युनिसिपल एरिया में वो रिकवरी क्लेम कर रहा है ना इस ग्राउंड पे, इनमें से इस ग्राउंड पे, तो उसका खुद का उस म्युनिसिपल एरिया में घर नहीं होना चाहिए अपना। ऐसा नहीं कि वो भी उसी म्युनिसिपल एरिया में लैंडलॉर्ड रह तो रहा है, ठीक है, और उसको फिर दूसरे घर की भी इमीडिएट पोजीशन चाहिए खुद ही के रहने के लिए या कोई और जो इनमें से कोई ग्राउंड के ऊपर, तो वो तब नहीं होगा। आपको पहले ये प्रूव करना होगा कि आप खुद उस म्युनिसिपल एरिया में नहीं रहते, आपका खुद के घर के अंदर। ओके, ये सबसेक्शन 2 हो गया। अब सबसेक्शन 3 आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी इमीडिएट पोजीशन ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर की, अब मान लीजिए जो लैंडलॉर्ड था उसका घर 3-4 फ्लोर का है, अब उसने ग्राउंड फ्लोर पे रेंट पे दे दिया है और फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे वो खुद रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात बोलता है कि अगर मान लो अब लैंडलॉर्ड को कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, किसी भी कारण से लैंडलॉर्ड परमानेंटली डिसेबल हो गया, जिसके कारण वो स्टेयरकेस जो सीढ़ियाँ हैं उनका यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो अब उसको क्या चाहिए, ग्राउंड फ्लोर चाहिए, उसकी इमीडिएट रिकवरी चाहिए। तो उसके लिए रेंट ट्रिब्यूनल के पास वो पिटिशन लगाएगा। अब पिटिशन लगाने पर उसको रेंट ट्रिब्यूनल को 2 चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी। क्या क्या? पहली तो रेंट ट्रिब्यूनल को वो सेटिस्फाई करेगा दैट कि उसके पास कोई अदर सूटेबल प्रीमाइसेस है ही नहीं उस म्युनिसिपल एरिया में ग्राउंड फ्लोर का, इसलिए वो उसकी रिकवरी चाहता है इमीडिएट। या फिर और दूसरी कंडीशन क्या प्रूव करेगा, उसको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट जो प्रैक्टिशनर होगा मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसने इश्यू किया होगा कि हाँ इसको वाकई में परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है। तो ये 2 चीज़ें उसको ट्रिब्यूनल को प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ उसको डिसेबिलिटी परमानेंटली हो गई है और उसके खुद के पास कोई और उस म्युनिसिपल एरिया में कोई घर नहीं है ग्राउंड फ्लोर का, तो ये रिकवरी होगी। अब इसमें थर्ड एक और चीज़ आ जाती है, वो ये है, मान लो प्रोवाइड उसका दे रखा है कि टेनेंट ये बोलता है कि ठीक है मैं इसको खाली कर दूंगा, इमीडिएट पोजीशन देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे अब जैसे उसको वो तो टेनेंट तो ग्राउंड फ्लोर पे था और लैंडलॉर्ड रह रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो बोलता है कि मुझे लैंडलॉर्ड की फर्स्ट फ्लोर की पोजीशन दे दो, एक्सचेंज कर दो। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल क्या करता है कि हाँ ठीक है, ट्रिब्यूनल इस केस में इमीडिएट पोजीशन रिकवरी का ऑर्डर पास कर देगा, डिक्री पास कर देगा, पर साथ में वो लैंडलॉर्ड को डायरेक्शन देगा कि वो जो कंडीशन बना रहा है ट्रिब्यूनल उसके हिसाब से वो टेनेंट को उस फर्स्ट फ्लोर पे सारी सर्विसेज दे, ठीक है, और सारा मतलब वो एरिया दे जितना उसको ट्रिब्यूनल गाइड करेगा। ये हो गए इसके 3 क्लोज। अब इसका 4th क्लोज आ जाइए। 4th क्लोज ये बोलता है कि मान लो अब इनमें से सारे किसी भी ग्राउंड पे आपने इमीडिएट पोजीशन तो ले ली, लैंडलॉर्ड ने रिकवरी करवा ली पोजीशन की, तो उसके बाद ये बोलता है कि आप ये इनमें से किसी भी ग्राउंड पे करवाने के बाद 3 साल तक उस प्रीमाइसेस को किसी और को रेंट पे नहीं दे सकते। अगर 3 साल के अंदर अंदर उसने जैसे इन रिकवरी करवाई, उसके 3 साल के अंदर अंदर ही उसने किसी और को रेंट पे दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो टेनेंट था जिससे उसने इमीडिएट पोजीशन ली थी, ठीक है,
उसके पास ग्राउंड होगा कि वो ट्रिब्यूनल के पास रिस्टोरेशन के लिए पिटिशन फाइल कर दे, और रिस्टोरेशन की पिटिशन फाइल कर देगा तो उस पिटिशन में क्या होगा, रेंट ट्रिब्यूनल उसको उसकी पोजीशन वापस से दिलवा देगा। और इसके लिए जो प्रोसीजर होगा उस पिटिशन का वो कौन सा होगा, सेक्शन 16 में जो प्रोसीजर दे रखा है वो अप्लाई होगा। अब देखो ये वाली जो चीज़ हमने सेक्शन 15 जो कवर करा था लास्ट वीडियो में उसमें भी थी, उसमें भी जब सॉरी सेक्शन 15 नहीं सेक्शन 9 जहाँ पे इविक्शन करवा रहा था वो टेनेंट का, वहाँ पर भी यही था कि वो अगर मान लो किसी और को 3 साल के अंदर अंदर रेंट पे दे देता है तो वो रिस्टोरेशन की डिग्री, वो रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है टेनेंट, और वहाँ पर भी सेक्शन 16 का ही प्रोसीजर फॉलो होगा। तो बात क्या है कि जब इविक्शन जब रिस्टोरेशन करवाना हो टेनेंट को तो प्रोसीजर कौन सा फॉलो होगा, जो सेक्शन 16 में लिखा है, ये बात है, उसका प्रोसीजर मुटाटिस मुटांडिस अप्लाई होगा। अब आगे, अब ये सारे ग्राउंड हो गए जिन पे वो इमीडिएट पोजीशन रिकवर कर सकता था। मतलब जैसे इन शॉर्ट जब वो मेंबर हो किसी आर्मी में इनमें, या कोई एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट का, या फिर सीनियर सिटीजन बन गया हो, या फिर उसका जो उसकी डेथ हो गई हो और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहता हो, या फिर उसकी विडो चाहती हो, ठीक है, तो ये सारी, या फिर वो डिसेबल हो गया हो और तो ग्राउंड फ्लोर की रिकवरी चाहिए उसको, ये सारे ग्राउंड हो गए। अब आ जाता है इस पिटिशन का प्रोसीजर, मतलब अब इनमें से किसी ग्राउंड पे उसको, अब सेक्शन 10 में से किसी ग्राउंड पे उसको इमीडिएट पोजीशन तो चाहिए, अब उसका प्रोसीजर कौन सा होगा, प्रोसीजर होगा सेक्शन 16 में लिखा हुआ है। सेक्शन 16 क्या बोलता है, प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन, इमीडिएट पोजीशन का प्रोसीजर। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रोसीजर सबका सेम है, सिर्फ टाइम लिमिट अलग अलग है। सेक्शन जैसे 15 देखा हमने, 14 देखा और सेक्शन 16 भी देख रहे हैं, सबका प्रोसीजर सेम है। तो ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा, वही प्रोसीजर होगा। रेंट ट्रिब्यूनल के पास क्या होगी, पिटिशन लगाएगा, कौन लगाएगा, लैंडलॉर्ड या फिर कोई भी पर्सन जो उस पोजीशन को, इमीडिएट पोजीशन को क्लेम कर रहा है। और पिटिशन के साथ क्या जाएगा, वही एफिडेविट जाएगा और जो डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। पिटिशन गई, अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, इश्यू नोटिस कर देगा, नोटिस इश्यू कर देगा। नोटिस के साथ साथ क्या क्या जाएगा, कॉपी जाएगी किसकी, एफिडेविट की, डॉक्यूमेंट की और उस पिटिशन की। सर्विस कैसी होगी नोटिस की, वैसे ही जैसे सर्विस होती है, प्रोसेस सर्व करता है कौन, ट्रिब्यूनल या सिविल कोर्ट, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी हो सकती है, या फिर एक्नॉलेजमेंट ड्यू। और उस इश्यू जो नोटिस इश्यू करेगा उसमें रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एक डेट फिक्स कर देगा, विद इन 30 डेज की, 30 दिन के अंदर अंदर की डेट फिक्स कर देगा। उसके अंदर उस डेट को उसको आना है, रिप्लाई देना है अपना टेनेंट को, ठीक है, टेनेंट को अपना रिप्लाई देना है 30 डेज के अंदर अंदर। अब टेनेंट का क्या होगा, रिप्लाई आएगा, विद इन 30 डेज टेनेंट को अपना रिप्लाई देना होगा, जब से उसके पास नोटिस सर्व हुआ था उसके 30 दिन के अंदर अंदर। अब रिप्लाई में क्या करना होगा उसको, वो साथ साथ में कॉपी सर्व कर देगा उनकी, किसकी, एफिडेविट की, डॉक्यूमेंट्स की, और उसकी जो रिप्लाई है वो पिटिशनर को उनकी कॉपी दे देगा, उनकी कॉपी भी दे देगा, और अपने जो एफिडेविट, डॉक्यूमेंट्स और रिप्लाई जो था अपना वो ट्रिब्यूनल के पास दे देगा। अब उसके बाद क्या आता है, रिप्लाई आ गया, अब रिजोइंडर आएगा। रिजोइंडर कितने दिन में कर सकता है लैंडलॉर्ड, पिटिशनर, 15 डेज फ्रॉम द रिप्लाई, 15 दिन के अंदर अंदर, जब रिप्लाई आया उसके 15 दिन के अंदर अंदर लैंडलॉर्ड या जो भी पर्सन क्लेम कर रहा था इमीडिएट पोजीशन, वो रिजोइंडर फाइल करेगा पिटिशनर। और रिजोइंडर की जो कॉपीज होगी वो किसके पास चली जाएगी, अपोजिट पार्टी को वो पहले से ही सर्व कर देगा। अब रिजोइंडर हो गया, अब क्या करेगा ट्रिब्यूनल, वही अपनी हियरिंग की डेट फिक्स कर देगा, और हियरिंग की डेट क्या होगी, विद इन 90 डेज होगी, कब से, सर्विस ऑफ द नोटिस ऑन द टेनेंट, जब टेनेंट के पास नोटिस की सर्विस हो गई थी उसके वहाँ उस दिन से लेके 90 दिन के अंदर अंदर की एक हियरिंग की डेट फिक्स करेगा। हियरिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ग्राउंड बनते हैं, हियरिंग हो गई, अब यहाँ पे वो जो हियरिंग के बाद जो एप्लीकेशन होगी, पिटिशन होगी, उसको कितने दिन में खत्म करेगा रेंट ट्रिब्यूनल, 150 दिन के अंदर था। कब से 150 दिन, जब नोटिस गया था टेनेंट के पास जब नोटिस की सर्विस हुई थी वहां से लेके 150 दिन के अंदर, 150 डेज के अंदर अंदर उसको पिटिशन को डिस्पोज करना होगा। अब यहाँ पे एक सेकंड क्या आ जाता है, अगर मान लो जो ट्रिब्यूनल था वो समरी प्रोसीजर फॉलो करता है, उसको लगता है कि ठीक है मुझे चेक करना है कि ये वाकई में ये पर्सन लैंडलॉर्ड है भी या नहीं है। अब जैसे सबसेक्शन जो अब 10 में जो ग्राउंड दे रखे हैं उनमें सबसेक्शन 1 और जो 3, 1 में जो सारे ग्राउंड दे रखे हैं और 3 में जो डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे वो रिकवरी चाह रहा है इमीडिएट, तो अगर
ट्रिब्यूनल को लगता है कि मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो पर्सन पिटिशनर है वो वाकई में ये लैंडलॉर्ड है या नहीं है, तो वो समरी प्रोसीजर फॉलो कर सकता है उसके लिए। और यहाँ पे अगर वो समरी प्रोसीजर फॉलो करता है तो उसको एप्लीकेशन कितने दिन में, अगर वो और फिर उसके बाद वो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भाई यही पर्सन लैंडलॉर्ड है, तो उसको ये एप्लीकेशन कितने दिन में ख़त्म करनी पड़ेगी, 120 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ द नोटिस टू द टेनेंट। ठीक है, मतलब 2 हो गए, समरी प्रोसीजर फॉलो करता है तो 120 days के अंदर अंदर, और अगर नॉर्मल वो डिस्पोज करता है तो 150 days के अंदर अंदर उसको नोटिस की सर्विस जब हुई थी उसके अंदर अंदर उसको एप्लीकेशन को डिस्पोज करना होगा। डिस्पोज के बाद क्या होगा, वही रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा फॉर द रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन। अब सर्टिफिकेट आ गया। अब जो ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है ना वो 3 month बाद एग्जीक्यूशन में आएगा। मतलब जब इशू हुआ उस डेट से 3 महीने बाद उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि 3 महीने का टाइम टेनेंट के पास एक तरीके से दिया जाएगा कि हाँ ठीक है वो अपना अरेंजमेंट या कुछ करे। मतलब जिस डेट को डिस्पोज हुई एप्लीकेशन और ये इशू हुआ उसके 3 महीने बाद वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, और 3 महीने बाद वो उसकी इमीडिएट रिकवरी कर सकता है पोजीशन की। ठीक है, ओके। सो ये हो गए सेक्शन 10 और 16। थैंक यू।